नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम द्विवेदी युग के अंतर्गत उनकी प्रवृत्ति विश्लेषण या योग है कि इस काल की जो विशेषताएं रही है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में यानी द्विवेदी युग भाग 1 से लेकर 5 तक जो 6 भाग तक हमने द्विवेदी युग के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी और ये बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार ये अपने पूर्ववर्ती काल से अलग रहा और इसी क्या खास बात थी कि इसे द्विवेदी युग नाम देना पड़ा। द्विवेदी युग में लिखित कविता की प्रमुख विशेषताएं में राष्ट्रीयता, मानवता, नीति और आदर्श, हास्य, व्यंग, वर्ण विषयों का विस्तार, विविध काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिष्कार, छंद वैविध्य और पारंपरिक प्रसंगों पर आधारित नवीन भावबोध जिसे जनजीवन की प्रवृत्ति से जोड़ा गया है को लिया जा सकता है। ये प्रवृत्तियाँ जागृति के नवोन्मेष और परिष्कार से युक्त कविता धारा में गहराई से देखने को मिलती है। इन प्रवृत्तियों का विस्तृत और क्रमिक विवेचन हम इस प्रकार करेंगे। एक एक बिंदु को हम लेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला जो इस बिंदु या विशेषता जो रही है इस काल की वो है राष्ट्रीयता और देशभक्ति। हम जानते हैं कि यह वो युग था जब देश पराधीन था, अंग्रेज़ों का आधिपत्य हमारे देश पर था और देश की जनता अपने राष्ट्र को, अपने देश को आज़ाद या स्वतंत्र कराने के लिए संघर्षरत थी। ये सारी बातें उस काव्य के अंतर्गत या उस काव्य के अंतर्गत कवियों ने रखी या ऐसी ही रचनाएं कवियों ने करी। आलोच्य काव्यधारा की सर्वप्रमुख विशेषता राष्ट्रीयता और देशभक्ति से संबंधित है। यद्यपि भारतेंदु राष्ट्रीय चेतना की अलग जगा चुके थे, किंतु उसे ठोस आधार प्रदान करने का कार्य इस कालखंड के कवियों ने किया। यूँ भी भारतेंदुकालीन राष्ट्रीयता प्रारंभिक राष्ट्रीयता ही कही जा सकती है। इसमें विकास के वे चरण और सोपान नहीं दिखाई देते हैं जो आगे चलकर विकसित हुए हैं। मेरी धारणा है कि भारतेंदु युग में जिस देशभक्ति का बीज पड़ा था वह आकार पाकर या अंकुर छोड़ने को लगा और फैलकर काफ़ी वट वृक्ष के रूप में बड़ा हो गया। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता ने रोटी, कपड़ा और भाषा के सीमित क्षेत्र के सहारे अपने अधपकी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, जबकि इस काल के कवियों ने जातीयता और हिंदुत्व का बल पाकर इसे फैला दिया। राष्ट्र के जीवन की समसामयिक हलचलों को अपने में समेटती द्विवेदी युगीन राष्ट्रीयता ने कर्म बल और आस्था का पल्ला पकड़ा। इस प्रकार भारतेंदु युग की तुलना में द्विवेदी युग के कवियों की राष्ट्रीयता अधिक व्यापक और नव उन्मेषित जागृत चेतना की सही अभिव्यक्ति रही है। आलोच्य काल के प्राय सभी कवियों ने देशभक्ति पूरित कविताओं की रचना की है और पराधीनता को भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी विडंबना और अभिशाप माना है। क्रांति और आत्मोत्सर्ग का मार्ग अपनाने वाले नाथूराम शर्मा शंकर, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश दिया है। इसी क्रम में भारत के स्वर्णिम अतीत की झांकियाँ भी बड़ी श्रद्धा के साथ प्रस्तुत की गई है। गुप्त जी की भारत भारती में भारत की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाली कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। इस युग के कविवर शंकर ने अपने बलिदान गान में देशवासियों की देश की वेदी पर प्राणों का बलिदान करने का संदेश भी दिया है। शंकर सर्वस्व में और भी अनेक ऐसी रचनाएं हैं जो इसी भाव का पोषण करती है। राम नरेश त्रिपाठी ने अपने खंड काव्यों में परतंत्रता के बंधनों को काटने का निर्भीक संदेश दिया है। सच्चाई है कि आलोच्य कवियों ने श्रद्धा और भक्ति की भावनाओं से भरकर जहाँ एक ओर अतीत का स्मरण किया है, वहीं दूसरी ओर
देश की वर्तमान दशा पर क्षोभ भी प्रकट किया है। अब हम इस काल की दूसरी विशेषता लेते हैं और वो है बौद्धिक चेतना। जागृति और परिष्कार के इस युग में बौद्धिक चेतना का पर्याप्त प्रयास या प्रसार दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति और बौद्धिक व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने वाले कवियों में मैथिली शरण गुप्त और हरिओद का नाम महत्वपूर्ण से लिया जाता है। इन दोनों कवियों के राम और कृष्ण इसी बौद्धिकता के परिणाम स्वरूप मानवतावादी भूमि पर खड़े दिखाई देते हैं। इन दोनों ही ईश्वरीय अवतारों की मानवीय क्रियाकलापों और मनोवृत्ति से जोड़कर प्रस्तुत करने में बौद्धिक चेतना का ही प्रसार प्राप्त हुआ है। गुप्त जी के राम आदर्श मानव है। ये दिव्य संदेश के वाहक न होकर अपने कर्म बल और आचरण से मानवीय कर्तव्य की प्रतिपूर्ति हेतु अवतरित हुए हैं। सीता के व्यक्तित्व में भी स्वावलंबन और लोक निर्माण की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जाती है। तुम अर्धनग्न क्यों रही अशेष समय में, आओ हम काल ते बुने गान की लय में, पंक्तियाँ इसी तथ्य की ओर संकेत करती है। हरिओद ने भी कृष्ण लीलाओं की मानवीय रूप में प्रस्तुत करते हुए बौद्धिक चेतना को ही अभिव्यक्ति प्रदान की है। गोप समाज को कर्मज्ञ और सुसंस्कृत बनाने की योजना के पीछे भी बड़ी चेतना क्रियाशील दिखाई देती है या क्रियारत है। राधा भी कृष्ण के वियोग की तनिक भी परवाह नहीं करती हुई संपूर्ण गोप समाज की लोकोत्थान की बात करती है। इस प्रकार लौकिक जीवन के प्रति ममत्व दिखाकर इन कवियों ने बौद्धिक चेतना का ही परिचय दिया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।